सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप अपने चैनल एनसीईआरटी किंग एडू मंत्रा पर हैं और मैं छोटू आपका मित्र अब शुरुआत करने जा रहा हूं ज़्यादा टाइम ना करते हुए। जैसा कि यह आपके कक्षा 10वीं का सिविक्स का माने नैतिक शास्त्र जिसे हिंदी में कहते हैं उसका अध्याय दूसरा है और अध्याय इसका मैं बुक का रीडिंग करा चुका हूँ। इसका आप बुक का चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप जाकर उसका देख सकते हैं। अगर आप उसे देखे रहेंगे कि आपको इसे समझने में दिक्कत नहीं पड़ेगा। और आप इसको देखने से पहले मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप उसे देख लीजिए जरूर। और ज़्यादा टाइम ना करते हुए हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। संक्षेप में लिखें। पहला देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखेंगे क्या है। पहला प्रश्न, भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएं। जैसे मणिपुर, सिक्किम और छत्तीसगढ़, गोवा। देखेंगे हम मणिपुर, सिक्किम और छत्तीसगढ़ और गोवा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें दिखाया गया है। मणिपुर आप देखेंगे यहाँ पर है आपका, सिक्किम यहाँ देखेंगे और छत्तीसगढ़ आप देखेंगे ये एरिया है आपका। और गोवा आप देखेंगे, जहाँ तक आप गोवा के बारे में आपको तो पता ही होगा कि महाराष्ट्र के नीचे है और कर्नाटक के ऊपर बीच में ही है। देख सकते हैं। और ज़्यादा टाइम ना करते हुए हम शुरुआत भी कर रहे हैं और चालू करें। जैसा कि देखेंगे प्रश्न दूसरा, विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताएं जो उनके नक्शे को रंग भरें और उनके नक्शे को रंग भरें। कनाडा, अमेरिका और बेल्जियम। जैसे देख लीजिए इसका उत्तर दिया गया है। संघीय शासन वाले जो 3 देश थे, आपको उसमें भी बुक में आप जाएंगे तो देख बताया गया है उसमें बढ़िया से। जैसे देखेंगे आप कनाडा ये आपका यहाँ है और संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर है और भारत तो आप देख सकते हैं, बेल्जियम यहाँ देख सकते हैं। बस और ज़्यादा क्या देखना है, आपको देखना है और ज़्यादा तो आप नेट का उपयोग करिए और देख लीजिए। और ज़्यादा टाइम ना करते हुए फिर शुरुआत करते हैं। प्रश्न तीसरा आप देखेंगे, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। उत्तर देखिए, बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था, भारत में संविधान ने मौलिक रूप से 2-3 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में लिखा जाएगा संघ सरकार और राज्य सरकारें केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था और अलग अलग राज्यों के लिए राज्य सरकारें होंगी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान में विषयों के 3 सूचियों द्वारा कर दिया जाएगा। बेल्जियम में भी केंद्र और राज्य सरकार 2 प्रकार की सरकारें, दोनों अपने में क्षेत्र में स्वतंत्र थे हैं। और आप देखेंगे 3 सरकार वहां पर भी थे और 3 भारत में भी थे। और हम देखेंगे दूसरा, आपको देखेंगे क्या है, बेल्जियम से अलग एक विशेषता भारत में देखेंगे, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इसमें परिवर्तित नहीं कर सकती है। इसके लिए पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होगा। इसलिए विशेषता को कठोर संविधान कहते हैं। इस विशेषता को कठोर संविधान, आप कठोर संविधान की विशेषता आप देख सकते हैं। यह संघात्मक शासन के लिए जरूरी है।
कठोर संविधान संघात्मक माने संघात्मक शासन के लिए जरूरी है। और प्रश्न 4 देखेंगे आप, शासन के संघीय और एकात्मक रूप में क्या क्या मुख्य अंतर है, इस उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। इसे उदाहरणों के माध्यम से, जैसे आप देखेंगे उत्तर देखिए आप, जैसे इसमें सूची देख लीजिए। सरकारों का स्तर पहला आप देखेंगे, सरकारों के स्तर में देखेंगे तो संघात्मक सरकार में और एकात्मक सरकार। तो संघात्मक में देखते हैं, संघात्मक शासन में दो स्तरों वाली सरकार काम करती है, सरकारें काम करती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसे भारत और अमेरिका आदि में। और एकात्मक शासन में एक स्तरीय सरकार होती है, यही पूरे देश के लिए कानून बनाने, कानून लागू करने का काम करती हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस। एकात्मक शासन का उदाहरण आप यहाँ से देख सकते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस एकात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ पर सरकारों के अधिकार देखेंगे, सरकारों के स्तर तो आप देख चुके हैं, सरकारों के अधिकार आप देखेंगे तो पहले संघात्मक में देखेंगे। संघात्मक शासन में दोनों प्रकार की सरकारें को माने सरकारों को अपने अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं, जिससे कोई सरकार दूसरी सरकार पर नियंत्रण ना करे, ये बात सही है। और एकात्मक शासन में एक ही सरकार प्रमुख होती है, वह अपनी सुविधा के लिए राज्य सरकारों का निर्माण कर सकती है, किंतु उन्हें शक्तियों संविधान द्वारा प्राप्त नहीं होती है, बल्कि केंद्र सरकार उन्हें शक्तियां दे सकती है, याद रखिए। तीसरा आप देखेंगे संविधान संशोधन। संघात्मक शासन में संविधान संशोधन एक जटिल प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया से अलग होता है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों दोनों सरकारों की सहमति की आवश्यकता होता है। भारत तथा अमेरिका इसके उदाहरण हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया बहुत सरल होती है, केंद्र सरकार जब चाहे तब संविधान में परिवर्तन कर सकती है। इसका उदाहरण इंग्लैंड, फ्रांस में। नागरिकता पर आप देखेंगे आप चौथा, संघात्मक शासन वाले देशों में लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। और जैसे अमेरिका में रहने वाले कोई व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक होगा, जिस राज्य में वह रहता है वहां का भी नागरिक होगा। आप अमेरिका का देख लीजिए। और परंतु भारत में संघीय व्यवस्था का इसका अपवाद है, यहाँ पर लोगों को दोहरी नागरिकता की जगह एक ही नागरिकता है प्राप्त है, यानी भारत का नागरिक केवल उसी राज्य का नागरिक नहीं जिसमें वह रहता है। फिर देखेंगे एकात्मक शासन वाले देशों में रहने वाले लोग केवल अपने देश के नागरिक कहलाते हैं, वह चाहे वे उसके किसी भी भाग में रहते हैं। जैसे इंग्लैंड में रहने वाला व्यक्ति केवल ब्रिटिश कहलाता है, इन्हें एकहारी नागरिकता प्राप्त होती है। आप देखेंगे एकहारी नागरिकता भारत में है भी, माने ये संघात्मक शासन का ठीक उल्टा है। आप देखेंगे वित्तीय स्वायत्तता। संघात्मक शासन में दोनों प्रकार की सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होती है। दोनों सरकारों के राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। एकात्मक शासन में राज्य सरकार को वित्तीय स्वायत्तता नहीं प्राप्त होती है, पूर्ण रूप से केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, माने अलग अलग नहीं रहते। न्यायपालिका की भूमिका। संघात्मक शासन में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले झगड़ों को निपटाती है तथा संविधान की व्याख्या भी करती है। जैसे भारत और अमेरिका में न्यायपालिका सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करती है तथा संविधान की व्याख्या करती है, इसलिए उसे संविधान का संरक्षक कहते हैं। एकात्मक देशों में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है, वहां सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में होती है। यदि कोई राज्य सरकार उसे कहे अनुसार काम ना करे तो उसे समाप्त कर सकती है। आप यहां से अब शुरुआत हम करेंगे।
फिर पांचवा क्वेश्चन है आपका 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। अब देखेंगे महत्वपूर्ण अंतर। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। आप याद रखिए, गांव में क्या नगर पालिका माने कि गांव में ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं और नगर निगम, बड़े शहरों में आप कह सकते हैं, स्थापना की गई। उन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इसके पास ना तो कोई अधिकार था ना संसाधन। लेकिन 1992 में संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को मजबूत किया गया। जैसे देखेंगे अब क्या क्या किया गया था। देखेंगे पहला, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता हो गई। और दूसरा आप देखेंगे, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुचित जातियों, जनजातियों और अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों की सीटें आरक्षित की गई। और तीसरा आप देखेंगे, राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इस स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। तीसरा, कम से कम 1/3 पद महिलाओं को आरक्षित किया जाता है। चौथा आप देखेंगे, पांचवा आप देखिए, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाता है। याद रखिए, राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का किसके द्वारा मैंने चुनाव किया, पंचायत का चुनाव कौन कराता है, आप याद रखिए। इस संशोधन द्वारा स्थानीय स्तर पर शासन को अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया, माने इसी के द्वारा। और हम देखेंगे रिक्त स्थान को भरे वाला दिया गया था, तो हम ऊपर को ना पढ़कर उत्तर से शुरुआत करेंगे क्योंकि ज्यादा उसमें नहीं दिया गया कुछ। चूंकि अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ आकर संघ बनाने की तरह का संघ है, इसलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली आंतरिक विविधता को ध्यान रखते हुए बनाए गए हैं। संघ की है, माने बनाए गए संघ की है। और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त कर दी गई है। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे, 7वां कुछ प्रश्न देखेंगे आप, भारत की भाषा नीति पर 3 प्रतिक्रिया दी गई है। इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क दें। उदाहरण दें, जैसे संहिता प्रमुख भाषाओं को सहमति करने की नीति को राष्ट्रीय एकता माने सहमति करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया, या भारत में तो किया गया ही है, आपको पता होगा। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ने हमें बटा दिया। हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए। नहीं, ऐसा तो गलत अरमान का सोच है, क्योंकि इससे और भारत में झगड़ा का भी कम हुआ। और देखेंगे, हरीश इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने का भार कम किया। भार लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं तो हरीश का भी गलत है कहना। और हम देखेंगे, संगीता कह रही थी सही, तो क्या सही कह रहे थे, जैसे उसे संगीता का भारत की भाषा नीति पर तर्क सही है। उसका कहना है कि प्रमुख भाषाओं को सहमति करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। भारत में 40% लोग, उसमें 44% दिया गया था, लोग हिंदी बोलते हैं। 2011 के अनुसार 44% है। हिंदी के अतिरिक्त भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। यदि एक भाषा को प्रमुख बना दिया जाता तो अन्य भाषाई लोगों के सामने कई समस्याएं खड़ी हो
जाती है। भारतीय राजनेताओं ने सभी प्रमुख भाषाओं को सहमति करके जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हमारे देश की शांति व व्यवस्था बनी हुई है। हम श्रीलंका जैसे गृह युद्ध व अशांति की स्थिति में पहुंचने से बचे हुए हैं। संघीय सरकार की एक विशिष्टता देखेंगे, क्या देखेंगे, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। विशिष्टता देखेंगे और फिर दिखा, अधिकार विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बट जाता है। ऐसा तो नहीं होता है, आप देखिए। और कुछ अधिकार प्रांत को नहीं देती है संघीय सरकार, उसका प्रांत का अलग लिखा हुआ था संविधान में और उसका अलग, ये दोनों गलत है। और हम देखेंगे, निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, ये तो सही है। सरकार, सॉरी हम बुलाएंगे, निर्वाचित पदाधिकारी सर्वोच्च ताकत का नहीं उपयोग कर सकता, क्योंकि जो जनता चुने होती है तो उसके लिए भी किया जा करेगा ना वो। सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है। अच्छा, संघीय शासन की विशिष्टता पर आप देखेंगे तो, और ये सही है। और आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9 आप देखेंगे, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं, इन्हें नीचे दी गई तालिका में सूची और राज्य समवर्ती सूची में लिखें। जैसे आप यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, ज्यादा टाइम ना करते हुए। संघीय सूची में आप देखेंगे रक्षा, उसमें बताया गया था आपको, बुक में आप जाएंगे तो देखेंगे बैंकिंग भी दिया गया था, संचार दिया गया था, और कृषि आपको मैंने बताया था, व्यापार बताया था, पुलिस बताया था, राज्य सूची में आता है। और समवर्ती सूची में आप देखेंगे शिक्षा, वन विभाग, गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची में आता है। आप प्रश्न संख्या 10वां देखेंगे, नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र जोड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खा रहा। आपका देखेंगे राज्य सरकार, हाँ राज्य सूची सही है। खा देखेंगे केंद्र सरकार, संघीय सूची, हाँ केंद्र, संघ को केंद्र भी कहा जाता है तो सही है। अभी केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, हाँ ये दोनों लोग आपस में अगर मिलकर बना सकते हैं तो समवर्ती सूची, ये भी सही है। और देखेंगे स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार, ये गलत है। बचा हुआ अधिकार थोड़ी ना स्थानीय सरकार को मिलता, वो तो आप कह सकते हैं कि अपने स्थान को, अपने स्थानीय जगह क्षेत्रीय को आप बढ़ाने के लिए स्थानीय सरकार का निर्माण किया गया था। और प्रश्न संख्या 11 को हम देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 में मेल ढूंढें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुने। भारतीय संघ माने होता है केंद्र, तो केंद्र सरकार का आप देखेंगे प्रधानमंत्री होगा। राज्य देखेंगे तो राज्यपाल होगा। नगर निगम का देखेंगे तो मेयर बताया गया था, आप देखते वहां। और चौथा आप देखेंगे ग्राम पंचायत का कौन सरपंच होता है, तो आप देखेंगे आ का देखेंगे आप तो पहला है, और दूसरा का आप देखेंगे तो शाह माने कि शाह, बा का आप देखेंगे तो चौथा, पहला चौथा, और सा का देखेंगे तो दूसरा, और फिर तीसरा आप देखेंगे पंचायत का दूसरा है, ओ सॉरी, सा का आप देखेंगे तो दूसरा, और दा को आप देखेंगे तो तीसरा आपका आ जाता है। तो 1 4 2 3 देखिए कहाँ लिखा है, 1 4 2 3, 1 4 2 3, सॉरी इसमें उल्टा दिया गया है। तो आप यहाँ पर आप चाहे तो देख सकते हैं, जैसे गा का दिया गया था, मैंने गा दिया है इसमें आ सा दा बा, तो आप यहाँ से चाहे तो मिला सकते हैं। और देखिए प्रश्न संख्या 12, इन बयानों पर गौर करें। पहला देखेंगे संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं, हाँ ये तो सही है।
और बा आप देखेंगे भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। तो आप देखेंगे और देखें ये भी सही है। और श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसमें प्रांतों में बट गया है, बांट दिया गया है। नहीं, ऐसा गलत नहीं, गलत है क्योंकि वहां पर एकात्मक माने व्यवस्था है। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि यह पहले ही गलत कर दिए, क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए हैं। ऐसा थोड़ी नहीं होता, इसमें तो संघीय व्यवस्था का ये उदाहरण वो दिया गया। और तो इसमें आप देखेंगे पहला सा दिया गया आ बा और सा सही है, माने कौन कौन से सही लिखा गया है। तो आ और बा, आ बा और सा तो इसमें गलत दिया गया था। और आ सा दा, और आप इसमें देख सकते हैं उत्तर आ और बा सही है। तो आ और बा सही बताया था मैंने आपको, ये दोनों गलत बताया था। और यहीं पर आपका ये चैप्टर माने खत्म होता आपका अभ्यास प्रश्न। और इसी के साथ आपको धन्यवाद। और मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि इस पार्ट 1 माने पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैं दे दूंगा ताकि आप जाकर उसमें देख सकते हैं। और आगे मैं वीडियो जो बनाऊंगा उसका लिंक मैंने आप मेरे चैनल पे आप जाकर पा सकते हैं, नहीं तो मैं नेट पर उस पर डालूंगा, आप तो देख सकते हैं। और इसी के साथ आपको धन्यवाद। और आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और लाइक करना आप भूल सकते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमारे मित्र बढ़ते हैं, फैमिली बढ़ती है। याद रखिए आप। आपको धन्यवाद।